आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मूवी डेड साइलेंस के बारे में, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। और ये हॉलीवुड की एक बहुत ही अंडररेटेड हॉरर मूवी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन है और आप सबको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं इसी मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लेडी को, जो कि एक पपेट डॉल बना रही होती है। और इस बार इसका डिजाइन पूरी तरह से परफेक्ट होता है और लास्ट में जाते जाते वो एक परफेक्ट पपेट यानी डॉल बना ही देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, जिसका नाम होता है लीजा, जो कि एक घर में अपने हस्बैंड जैमी के साथ रहती है। और तभी इनके दरवाजे पर बाहर दस्तक होती है और जैसे ही जैमी दरवाजा बाहर खोलने जाता है तो बाहर एक बॉक्स पड़ा होता है, जिसे जैमी जब उठाकर अंदर ले आता है तो इसके अंदर एक पपेट डॉल होती है, जो कि लीजा को बहुत पसंद आती है। और जैमी को ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये यहाँ पर कौन रखे गया है, लेकिन फिर भी लीजा के पसंद होने के कारण वो इसे कहता है कि तुम इसे रख सकती हो। लीजा जैमी को बाहर से खाना लाने के लिए कह देती है और जैमी वहां से चले जाता है। और तभी लीजा उस डॉल को अपने बेड पर रख देती है। जैसे ही लीजा अलमीरा से कुछ निकाल रही होती तो वो ये नोट करती है कि शायद जो पपेट का फेस था वो उस तरफ था, लेकिन जैसे ही वो अलमीरा से कुछ सामान निकाल रही थी तो अपने आप दूसरी तरफ टर्न हो गया था। लेकिन फिर भी वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती और दोबारा से पपेट को बेड पर बिठाकर रख देती है और उसके ऊपर चादर दे देती है। तभी दिखाया जाता है कि घर पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, यानी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ तेज हो जाती है, रेडियो पे कुछ फ्रीकिंग साउंड आने लग जाती है और जो उसने कैटल रखी होती है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ उबलने लग जाती है। और तभी बेडरूम में से कोई आवाज़ लगाता है लीजा। और जैसे ही लीजा उस आवाज़ का पीछा करते हुए जाती है तो वो देखती है कि यह आवाज़ उसी पपेट के अंदर से आ रही होती है, जिसको उसने चादर दी होती है। और तभी वो चादर उड़कर लीजा के ऊपर आ जाती है और फिर लीजा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जैसे ही वो कमरे के बाहर गिरती है तो उसके मुंह से खून आने लग जाता है। जब जैमी वापस घर पर आता है तो लीजा उसे बुला रही होती है बेडरूम की तरफ। हालांकि जैमी पहले कैटल बंद कर देता है और फिर बेडरूम की तरफ जा रहा होता है। जब वो बेडरूम की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उनके बेडरूम के बाहर खून लगा हुआ है। और जैसे ही वो बेडरूम के अंदर जाता है तो लीजा ने वैसे ही चादर लिया होता है जैसे उस पपेट को दिया हुआ था और उसके मुंह के आगे खून लगा हुआ था। जब जैमी चादर हटाता है तो देखता है कि लीजा को बहुत ही बुरे तरीके से किसी ने मारा हुआ है, यानी लीजा को मारते वक्त किसी ने उसकी जुबान ही खींच ली, जिस बात से जैमी बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। और फिर वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करनी आती है, जो कि लीजा को अपने साथ ले जाती है। और तभी हमें एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है जिम लिप्टन, जो कि इस केस के ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन करेगा। और वो सबसे पहले जैमी से कुछ सवाल जवाब कर रहा होता है, क्योंकि वो उसे कहता है कि अभी तो मैं तुमसे सवाल जवाब, यानी तुम्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं है मेरे पास जिससे कि तुम आरोपी साबित हो जाओ। तब जैमी उससे पूछता है कि आपको लग रहा है कि मैंने लीजा का कत्ल किया। तब वो कहता है कि तुम दोनों के अलावा घर पर उस समय कोई भी नहीं था। लेकिन कोई भी प्रूफ ना होने पर उस डिटेक्टिव को जैमी को छोड़ना पड़ता है और जैमी वहां से चले जाता है। हालांकि जैमी डिटेक्टिव को यह भी बताता है कि लीजा के मरने से थोड़ी देर पहले किसी ने हमें वो डॉल यानी वो पपेट डॉल गिफ्ट की थी और वो बाहर कौन रख कर गया था हमें नहीं पता, तो इसमें कुछ हो सकता है। लेकिन डिटेक्टिव कहता है कि अब मैं किसी के कत्ल के लिए डॉल को अरेस्ट नहीं कर सकता। तो जैमी वहां से चले जाता है और वो सबसे पहले अपने घर जाता है और उस डॉल को उठा लेता है। और जैसे ही वो उस बॉक्स को देखता है तो ये होती है मैरी शॉ की डॉल, जिसके पास काफ़ी सारी डॉल्स थी और ये फेमस थी अपने पपेट शो के लिए एक छोटे से शहर जिसका नाम होता है रेवनस्फीयर। और तब जैमी सोच लेता है कि वो इसके बारे में ज़रूर पता लगाएगा और वो उस डॉल को लेकर आ जाता है उस शहर में जिसका नाम होता है रेवनस्फीयर। और वो सबसे पहले जाता है अपने घर में, क्योंकि रेवनस्फीयर शहर में ही जैमी के माता पिता रहते थे। और सबसे पहले जैमी अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी जो मदर है वो तो नहीं है, सिर्फ उसके डैड रहते हैं उसकी दूसरी स्टेप मदर के साथ, और उसका नाम होता है एला। और जब वो आकर अपने पिता की हालत देखता है तो उनकी हालत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। हालांकि उसके पिता भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैमी कभी भी अपने पिता से मिलने नहीं आता। तब एला उन्हें बताती है कि इन्हें 2 महीने पहले स्ट्रोक हुआ था, जिसके कारण इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। और तब जैमी और उसके फादर के बीच में आर्गूमेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैमी अपने फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जैमी सिर्फ यहाँ पर ये जानने आए कि क्या वो मैरी शॉ के बारे में जानते हैं कुछ। तब वो उसे वही पोएम सुनाते हैं जो कि इन शहर वालों के बारे में बहुत फेमस है, कि मैरी शॉ के बच्चे नहीं थे, उसके सिर्फ डॉल थे और वो अपने डॉल्स के साथ ही हमेशा रहा करती थी। लेकिन वो उसे ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, यानी एक पोएम है लोगों को डराने के लिए, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तब जैमी वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन एला उसे रोकने की कोशिश करती है। तब वो एला को बता देता है कि हमारे फादर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जब मेरी मदर की डेथ हो गई तो उन्होंने फ़ोटोज़ में से मेरी मदर की फ़ोटो हटा दी दूसरी शादी करने के लिए, और जब दूसरी मदर की भी मेरी डेथ हो गई तो उन्होंने उसकी फ़ोटो भी हटा दी आपसे शादी करने के लिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, शायद इस बार आपकी पहले मृत्यु नहीं होगी। और इसके बाद वो सीधा चले जाता है वॉकर फनरल होम। इस पूरे शहर में किसी की भी मृत्यु होती थी तो वो यहीं पर आते थे, क्योंकि सिर्फ इसमें एक आदमी जिसका नाम है हेनरी वॉकर, वही कैस्केट के अरेंजमेंट करता है और वही अच्छे तरीके से बॉडी को दफनाने का काम भी करता है। और वो अगर हेनरी वॉकर से बात कर रहे होते हैं
हालांकि वो उसे ये कहते हैं कि कैस्केट आप चूज़ कर लो, आपको किस में अपनी वाइफ को गाड़ना है, लेकिन वो कहता है कि कोई भी चलेगी। तब जैमी चले जाता है उस डॉल के साथ वापस, लेकिन वो एक होटल में रुकता है। जब रात को वो होटल में रुका होता है तभी दिखाया जाता है कि जो वहाँ पर पपेट पड़ा होता है उसकी आंखें अपने आप घूम जाती हैं और वो जैमी की तरफ देखने लग जाती हैं। तब जैमी को महसूस होता है कि शायद उसे कोई देख रहा होता है। जब जैमी आंखें खोलकर देखता है तो वो डॉल बिल्कुल उसके सामने होती है, जिसे देखकर जैमी डर जाता है। लेकिन जब वो उठकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। कमरे के कॉर्नर पे जहाँ पर उसने वो डॉल रखी होती है वहाँ पर अब डॉल नहीं होती, बल्कि वही औरत होती है जिसका नाम होता है मैरी शो, जो कि वहाँ पर बैठकर एक डॉल बना रही होती है। और फिर वो जैमी की तरफ देखने लग जाती है, जिससे जैमी डर जाता है और लाइट ऑन कर देता है। जैसे ही जैमी लाइट ऑन करता है तो वहाँ पर वही डॉल पड़ी होती है। और इस बार जैमी सोचने पर मजबूर होता है, क्योंकि ये 2 बार नहीं हो सकता। और अब जैमी को भी थोड़ा डाउट होता है कि लीजा की मृत्यु के पीछे शायद इस डॉल का ही हाथ है। और तब दिखाया जाता है हमें हेनरी वॉकर को, जिसके पास अब लीजा की बॉडी आ चुकी है, जिसे देखकर हेनरी वॉकर भी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद रेवंसफेयर में ऐसी कोई बॉडी आई है जिसके पीछे कोई पैरानॉर्मल घटना हो, यानी जो कोई ऐसा दावा करते हो कि इसे मैरी शॉ ने मारा है। और तब हमें दिखाया जाता है हेनरी वॉकर की वाइफ को, जो कि एक बेसमेंट के अंदर बार बार चली जाती है डर के कारण। लेकिन हेनरी किसी तरह से उसे बाहर बुला लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया होगा कि इसके अंदर बिल्कुल मत जाना। अगले दिन जैमी अपनी वाइफ की फनरल के बाद वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी हेनरी वॉकर की वाइफ उसे मिलती है और वो उसे कहती है कि जो वो डॉल है उसी ने तुम्हारी पत्नी की मृत्यु की है, उन डॉल से बचकर रहना, क्योंकि मैरी शॉ के बच्चे नहीं थे, सिर्फ उसकी डॉल्स थी और वो अपने डॉल्स के साथ ही रहती थी। और जब तक उसकी डॉल तुम्हारे साथ है तुम भी सेफ नहीं हो। जैमी को ऑलरेडी उस डॉल के ऊपर डाउट था, लेकिन अब उसका डाउट और भी ज़्यादा यकीन में बदल जाता है। और जाने से पहले वो लेडीज उसे ये भी कह देती है कि तुम्हें उस डॉल को दफनाना होगा अपने जिंदा रहने के लिए। और इस बार जैमी सोच लेता है कि वो उस पपेट डॉल को दफना देगा और वो उस पपेट के साथ रात को चले जाता है वहाँ के कब्रिस्तान में, जहाँ पर मैरी शॉ को भी गाड़ा गया था और उसके साथ उसकी सभी डॉल्स को भी। और इस डॉल का नाम होता है बिली, और वो ढूंढ लेता है कि बिली की कब्र कहाँ पर है और वो उसे वहाँ पर दफना कर दोबारा से अपने होटल वापस चले जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके कमरे में दोबारा से वो डॉल पड़ी होती है, जिसे वहाँ पर डिटेक्टिव जिम ले आए होते हैं। और वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था इस केस से जुड़े किसी भी एविडेंस को बिल्कुल भी छेड़ना मत। तब जैमी उसे कहता है कि तुम्हें उस दिन कहा था कि एक डॉल कैसे एविडेंस हो सकता है, इसलिए इससे तो तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं हो सकता। लेकिन तब डिटेक्टिव उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा हूँ कि तुम क्या हरकतें करना चाहते हो। तुम सोचते हो कि तुम शायद ये दफनाकर इस केस से बच जाओगे, लेकिन इस बार डिटेक्टिव उसे कहता है कि ऐसा नहीं होगा और वो उस डॉल को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। और जैमी उसे विश्वास दिलाता है कि तुम्हें इस डॉल को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैरी शॉ की कहानियाँ सच्ची हैं, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन डिटेक्टिव उसकी बातें नहीं सुनता और वो डॉल को अपने साथ ही ले जाता है। जब डिटेक्टिव सुबह उठकर तैयार हो रहा होता है तो इस बार भी डॉल कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी करती है, जिसे देखकर डिटेक्टिव को भी थोड़ा डाउट होता है। जब डिटेक्टिव अपने रूम से चले जाता है तो जैमी उसके रूम में जाकर उस पपेट डॉल को उठा लेता है और वो चले जाता है हेनरी वॉकर के पास। हेनरी वॉकर उसकी वाइफ से पूछने कि इस पपेट डॉल के पीछे का क्या रहस्य है। तब वो उसे बताता है कि मुझे बताओ मैरी शॉ के बारे में और उसकी सभी डॉल्स के बारे में कि क्या कहानी उनके बारे में फेमस की गई थी जो लोग उनसे इतना डरते हैं। तब हेनरी वॉकर उसे बताने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि कई साल पहले की कहानी है, जब मैरी शॉ और बिली अपना एक स्टेज शो किया करते थे जो कि पपेट स्टेज शो था। और वहाँ पर जो लोग आते थे वो इस खेल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, जिसके कारण मैरी शॉ का काम अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन जब मैरी शॉ बिली के साथ परफॉर्म कर रही होती है तो वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम होता है माइकल एशन, वो उसका मजाक उड़ाता है कि तुम सही तरह से डबिंग नहीं कर पा रही, तुम्हारा गला हिलते हुए हम साथ दे सकते हैं और तुम्हारे होंठ भी, तुम्हें पपेट डॉल का यूज़ करना नहीं आता। जो बात मैरी शॉ को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके ये कहने के बाद बाकी लोग भी उस पर हंसने लग जाते हैं और शो छोड़कर वहाँ से जा रहे होते हैं। तब हेनरी उसे यह भी बताता है कि मैरी शॉ को अपने डॉल से इतना ज़्यादा प्यार था कि उसके कोई भी बच्चे नहीं थे और वो इन सभी डॉल्स को भी अपने बच्चे समझती थी। उसके पास कुल मिलाकर 101 डॉल्स थी। और वो ये भी बताता है कि थोड़े टाइम के बाद वो बच्चा पूरी तरह से गायब हो गया था और आज तक नहीं मिला, और इसके पीछे कौन था आज तक भी किसी को नहीं पता लग पाया। और थोड़े टाइम के बाद मैरी शॉ की भी मृत्यु हो गई, लेकिन मैरी शॉ ने मरने से पहले ये कहा था कि उसके साथ उसकी सभी डॉल्स को भी दफनाया जाए और जाने से पहले उसे भी एक पपेट के रूप में ही बनाया जाए। फिर उसे पपेट के रूप में मेरे पिताजी ने बनाया था, यानी हेनरी वॉकर के फादर ने। और फिर एक दिन रात को मैं मैरी शॉ को उसकी कैस्केट में देखने जा रहा था, तब गलती से वो कैस्केट टेबल से नीचे गिर गया और जब मैंने मैरी शॉ को देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसने अपने आप को भी एक पपेट में बना लिया था। और फिर इसके बाद मौतों का सिलसिला कभी भी नहीं रुका।
जिसने मैरी शो के ऊपर मजाक उड़ाया था वो सब एक एक करके मरने लग गए, और वो सब ऐसे ही मर रहे थे जैसे कि तुम्हारी वाइफ की मृत्यु हुई थी। और हेनरी जैमी को कई फोटोज भी दिखाता है कि तुम इन फोटोज में देख सकते हो कि इन सब की मृत्यु ऐसे ही हुई थी। वो कहता है कि अगर तुम्हें इन सब से छुटकारा पाना है तो मैरी शो के सवालों का जवाब देना होगा, और उनके सवालों का जवाब क्या है इसके लिए तुम्हें मैरी शो को ढूंढना होगा। और तब जैमी को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना होगा। जैमी चले जाता है उसी थिएटर के पास जहाँ पर मैरी शो परफॉर्म किया करती थी, और जब वो वहाँ पर जाकर छानबीन कर रहा होता है तो उसे मैरी शो की वो बुक मिलती है जिसके अंदर वो पपेट डॉल्स के डिज़ाइन बनाया करती थी। और एक बार शीशे में देखने पर उसे ऐसे भी लगता है कि शायद मैरी शो उसके पीछे बैठी है, लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और तब हेनरी के घर पे दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ किसी से बात कर रही होती है, और जब हेनरी उस कमरे में जाकर देखता है तो ये होता है बिली, जिसे देखकर हेनरी थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि अगर ये डॉल यहाँ पर है तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। तब हेनरी उस पपेट डॉल को उठाता है और उसी रूम में ले जाता है जहाँ पर वो कैस्केट्स रखा करता था, लेकिन तब उसे बेसमेंट में से आवाज़ आ रही होती है उसकी वाइफ की, और फिर वो अपनी वाइफ को बाहर निकालने चले जाता है। और वो उसे कहता है कि तुमने चाहे गलती की है लेकिन तुम्हें मेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। जब हेनरी बेसमेंट के अंदर जा रहा होता है और तब बिली उसकी तरफ देखने लग जाता है, यानी बेसमेंट के अंदर उसकी वाइफ नहीं बल्कि कोई और है। और जब बिली वहाँ पर अपनी वाइफ को ढूंढ रहा होता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ नहीं होती बल्कि होती है मैरी शो, जिसे देखकर बिली डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है। और जब भी कोई चिल्लाता है तो मैरी शो उसकी ज़ुबान खींच लेती है और उसे मार डालती है, और हेनरी के साथ भी ऐसा ही होता है। और तब जैमी को पता लग जाता है कि माइकल एशन और उसके परिवार का कुछ संबंध था, और वो सीधा जाता है अपने घर अपने फादर से पूछने के लिए कि माइकल एशन और हमारे परिवार का मैरी शो से क्या संबंध था। तब वो उससे बताते हैं कि जो तुम्हारे दादा के भाई थे यानी माइकल एशन, जब वो गायब हुए थे तो हम सबका शक एक ही पर गया था और उसका नाम था मैरी शो। हम उसके घर गए और वहाँ पर जाकर हमने उसकी ज़ुबान काट दी, और हमारे साथ साथ वहाँ पर कुछ रेवंसफेयर के लोग भी थे, लेकिन उसे मारने से वो मरी नहीं बल्कि और ताकतवर होकर वापस आ गई। और फिर वो एक एक करके हमारे पूरे परिवार को मारने लग गई, और उन लोगों को भी जो कि हमारे साथ इस काम में शामिल थे। और फिर वो उनके बच्चों को भी मार रही, उनकी पत्नियों को भी और बच्चों के बच्चों को भी। इसलिए बचपन में ही मैंने तुम्हें अपने से दूर कर दिया ताकि तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर पाऊँ। लेकिन जब मुझे लीजा की मृत्यु के बारे में पता लगा तब मुझे समझ में आ गया कि हम अपने भाग्य से नहीं भाग सकते, हमें इसे जीना ही होगा। और जैमी को इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि उसके पिता के कर्मों की सज़ा वो भुगत रहा है। और जैमी से सॉरी भी कहते हैं लेकिन इससे कुछ ठीक होने वाला नहीं है। और तब जैमी वहां से जा रहा होता है और वो अपने पिता को ये कहकर जाता है कि मैं इस सबको अब खत्म कर दूंगा। तभी वहां पर वो पुलिस ऑफिसर जिसका नाम होता है जिम, वो वहां पर आ जाता है और वो जैमी को इस पर अपने साथ ले जाना चाहता है। वो उसे बताता है कि जिस कब्र में से बिली का पुतला गायब हुआ था, यानी वो पपेट बिली जो कि गायब हुआ था, उस पुतले में उसके साथ साथ उसके 100 और भाई बहन भी गायब हो चुके हैं। यानी वहां पर जितने भी पपेट्स थे वो सब अब वहां से गायब हो चुके हैं। और पुलिस वाले का शक होता है कि इन सबको जैमी ने ही निकाला है, लेकिन वो ये कह रहा होता है कि उसने ऐसा नहीं किया। और साथ ही साथ वो पुलिस ऑफिसर जैमी को ये भी कहता है कि अब मैं तुम्हारी किसी और भूतिया कहानी पर विश्वास नहीं करूंगा, और वो उनमें से कोई भी मैरी शो के बारे में कुछ नहीं बताता। तब जैमी उन्हें कहता है कि वो सब लोग डरे हुए हैं इसलिए वो उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। और साथ ही साथ वो पुलिस ऑफिसर को ये भी कह रहा था कि मुझे कुछ बताने का मौका तो दो, लेकिन जिम उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। तभी वहां पर एल आ जाती है और वो जैमी को कहती है कि ये तुम्हारे लिए फ़ोन कॉल है, और वो कह रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है। और फ़ोन के उस तरफ से हेनरी बात कर रहा था और हेनरी जैमी को कहता है कि मेरे पास वो सबूत है जिसके कारण तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। तब जैमी उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। वो कहता है जो नदी पार करके थिएटर था जहाँ पर कभी मैरी शो और बिली शो किया करते थे, मैं वहीं पर हूँ। जिम उसे वहाँ तक नहीं जाना चाहता, लेकिन जैमी किसी तरह से उसे धक्का मारकर वहाँ से निकल जाता है और वो गाड़ी लेकर उस थिएटर की तरफ निकल जाता है और मजबूरन जिम को भी उसके पीछे पीछे जाना होता है। और जैमी पहुंच जाता है उस थिएटर में। शुरुआत में जब वो जा रहा होता है और हेनरी को पुकारता है तो वहां पर कोई नहीं होता, और साथ ही में जैमी के पीछे पीछे जिम भी आ जाता है और जिम उसे कहता है कि तुमने आवाज लगा कर देख ली और यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए अब इस झूठी कहानी पर विश्वास करना बंद करो और यहाँ से चलो। लेकिन तभी वहां से आवाज आती है हेनरी की, जो कि कहता है कि मैं यहाँ ऊपर हूँ। और फिर ये दोनों ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ऊपर जाते जाते इन्हें वहां पर हेनरी नहीं मिलता, लेकिन वहां पर मैरी शो के बोलने की आवाज आ रही होती है और जैमी उस जगह पर चले जाता है जहां पर कभी मैरी शो अपने पुतलों यानी पपेट्स को बनाया करती थी। और वो जाने से पहले जिम को कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए चिल्लाना मत, लेकिन जिम वहां पर नहीं रुकता, वो जैमी के पीछे पीछे वहीं पर चले जाता है। और ये पहुंच जाते हैं मैरी शो के वर्किंग एरिया पे, जहां पर बहुत सारी पपेट्स पड़ी होती हैं जिनके या तो डिजाइन पूरे नहीं हुए जो वहां पर पड़ी हैं, और काफी सारी और भी चीजें होती हैं। और वहीं पर एक जो पपेट होता है वो जिम के पैर पर आ जाता है
और वो पुलिस ऑफिसर जेमी को कहता है कि अगर ये एक और यहाँ पर मिला तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर बैठूंगा, और वो उसे उठा के पीछे की तरफ फेंक देता है। जहाँ पर उसने उसे फेंका होता है तो वहाँ पर एक पर्दा नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, जिसके पीछे वो सभी पपेट्स होते हैं जो कि कब्र में से उठा लिए गए थे। और जेमी भी इस बार देखकर उन्हें हैरान हो जाता है कि इन्हें यहाँ पर लाकर किसने रख दिया, क्योंकि वो पूरे 100 के 100 होते हैं। और तब जेमी देखता है कि एक चीज के ऊपर किसी ने कपड़ा डाला हुआ है, और वो उस कपड़े को भी हटाकर देखता है, और ये और कोई नहीं बल्कि माइकल एशन होता है। और माइकल एशन वही होता है जिसने सबसे पहले मैरी शो को ये कहा था कि तुम पपेट नहीं कर सकती, हम तुम्हारा गला हिलते हुए साफ देख सकते हैं। और जेमी उस पुलिस ऑफिसर को कहता है कि हमने 70 साल पुराने केस को सॉल्व कर दिया, जो कि हमारा एक बहुत दूर का रिश्तेदार था, उसके गुम होने का केस। और तभी उनमें से एक पपेट की आंखें लेफ्ट की साइड देखने लग जाती हैं, और धीरे धीरे करके वो अपना फेस भी लेफ्ट की तरफ घुमा लेता है, और एक एक करके जितने भी पपेट्स होते हैं वो सभी लेफ्ट की तरफ देखने लग जाते हैं। और लेफ्ट में होती है एक हैंगिंग चेयर जिसके ऊपर एक पपेट बैठा होता है, और वो चेयर अपने आप ही हिल रही होती है। और फिर जेमी नाम लेता है मैरी शो का, और तब वो पपेट अपनी आंखें खोल लेता है, और उसमें से आवाज आती है चालाक। और वो मैरी शो से पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। मैरी शो उसे जवाब देती है कि जिन्होंने मुझे चुप करवाया था मैं उन सबको चुप करवा कर रहूंगी। और वो उसे कहता है इसलिए तुमने कई साल पहले माइकल एशन को मार दिया। तब मैरी शो की कहती है कि एक परफेक्ट पीस बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कई बार हमें जिंदा इंसानों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो उससे पूछता है कि लीजा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने उसे क्यों मारा। तब मैरी शो उसे कहती है कि यहाँ पास आकर सुनो, मैं तुम्हारे कान में उसके बारे में कहूंगी। पुलिस ऑफिसर उसे रोकता होता है, लेकिन जेमी नहीं रुकता और वो उसके पास चले जाता है। और वो उसे कहती है कि तुम आखिरी एशन नहीं थे, यानी तुम एशन परिवार के आखिरी सदस्य नहीं थे, बल्कि तुम्हारा बच्चा लीजा के पेट में था, इसलिए सबसे पहले मैंने उससे मार डाला। और तब मैरी शो उसे अपना असली रूप दिखाती है। आप सब देख सकते हैं कि मैरी शो एक्चुअल में कैसी है, यानी जिन जिन लोगों को उसने मारा और उनकी जुबान काटी, उनकी जुबान मैरी शो के पास ही है। और तब वो पुलिस ऑफिसर उस डॉल के ऊपर गोली चला देता है, तो मैरी शो अपना रूप बदल के किसी और डॉल के अंदर चली जाती है। और तब जेमी कहता है कि ये डॉल्स के सहारे पर जिंदा रहती है। और जेमी के हाथ में जो लालटेन होता है वो उन सब डॉल्स के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि वहां पर आग लग जाती है। और तब जिम कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, और वो दोनों वहां से भाग रहे होते हैं। जब वो एक पुल के ऊपर से जा रहे होते हैं तो मैरी शो भी उनका पीछा कर रही होती है, और वो किसी तरह से उस पुल को तोड़ देती है, जिससे कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो नीचे गिर जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी कोई चिल्लाता है तो मैरी शो उसकी जुबान खींच लेती है, और उस पुलिस ऑफिसर के साथ भी ऐसा होता है और वो वहीं पर मारे जाता है। लेकिन जेमी नहीं चिल्लाता, इसलिए वो अभी भी जिंदा होता है। और जेमी किसी तरह से ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आता है तो वहां पर मैरी शो होती है, जिसे देखकर जेमी घबरा जाता है और नीचे की तरफ गिर रहा होता है। लेकिन चिल्लाने से पहले वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है, जिससे कि मैरी शो उसे ना मार पाए, और वो नीचे पानी में गिर जाता है। वो जानता है कि अगर वो अब ऊपर जाएगा तो शायद वो मारा जाएगा, इसलिए वो पानी के रास्ते से ही उस थिएटर में से बाहर निकल जाता है और तट की तरफ पहुंच जाता है। और जब वो पीछे पलट कर देखता है तो वो थिएटर पूरी तरह से जल चुका होता है। लेकिन उसे ध्यान में आता है कि जो उसकी 100 डॉल्स उसने जलाई उनमें से एक मिसिंग था, जिसका नाम था बिली। और तब वो बिली को ढूंढने चले जाता है हेनरी के घर पे। जब वो हेनरी के घर पे पहुंचता तो वहां पर वो उसकी वाइफ से बात करता है, और वो उसे बताती है कि हेनरी की मृत्यु मैरी शो ने कर दी है। तब जेमी उसकी वाइफ से पूछता है कि अब वो डॉल बिली कहाँ है। तब वो कहती है कि तुम्हारे फादर यहाँ पर आए थे और वो उस डॉल को ले गए थे। पहले तो जेमी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके दोबारा कहने से जेमी विश्वास कर लेता है, और तब वो चले जाता है अपने घर की तरफ। और जब वो घर जाता है तो उसे मिल जाती है वो डॉल बिली, जो कि एक सोफे पर होती है। जैसे ही जेमी उस डॉल को उठाता है तभी वहां पर मैरी शो आ जाती है उसके ऊपर हमला करने के लिए, जिससे कि जेमी घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो उस डॉल को जलाने में कामयाब रहता है। जब वो आखिरी डॉल को जला देता है तो मैरी शो भी तड़पते हुए बाहर चली जाती है, और उसे लगता है कि अब उसने सब कुछ ठीक कर दिया। और सामने उसके फादर बैठे होते हैं, जिनसे जाकर अब वो कई सवाल करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उनके पास जाता है तो वो कुछ नहीं बोल रहे होते। और जब वो उन्हें हाथ लगाकर देखता है तो वो देखता है कि वो भी मारे जा चुके हैं, और मैरी शो ने उन्हें भी एक पपेट डॉल बनाया होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है। और तब उसे ध्यान में आता है कि शायद जो उसकी स्टेप मॉम है एला, वो और कोई नहीं बल्कि मैरी शो है, और उसके फादर की डेथ वो कई साल पहले कर चुकी है, और उन्हें एज अ पपेट वो जिंदा रखती हैं। और तब उसे मैरी शो की वो किताब की याद आ रही होती है, जिसके अंदर उसने परफेक्ट डिज़ाइन लिखा होता है, और जो उसने हाफ पेज लगा रखा था उसके पेज की एक तरफ एला का ही डिज़ाइन था, जिसके अंदर मैरी शो आई थी। और ये सब जानने के बाद जेमी बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और चिल्ला देता है, और एला उसी के सामने होती है जो कि उसके ऊपर हमला कर देती है। और ऐसे जो आखिरी एशन है यानी जेमी एशन, उसका भी खात्मा हो जाता है, और ऐसे एशन परिवार के सभी सदस्य मारे जाते हैं। और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है, जिसका नाम है डेड साइलेंस, जिसके डायरेक्टर थे जेम्स वैन, और वहीं पर इसके प्रोड्यूसर थे मार्क बर्ग। इस मूवी में मेन स्टार कास्ट थी रायन क्विंटन, एम्बर बटेला, डॉनी वॉलबर्ग और बॉब कैंटन।
ये मूवी रिलीज हुई थी 16 मार्च 2007 को। इसका बजट था $20 मिलियन और वहीं पर इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी $22.4 मिलियन। इस मूवी की जिस तरह की स्टोरी लाइन थी उसके हिसाब से ये मूवी एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही है, जबकि एक अच्छी स्टोरी लाइन होने के साथ साथ ये मूवी और भी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिजर्व करती थी और इस मूवी का IMDb पे रेटिंग मिली है 6.1। तो यही थी दोस्तों मूवी एक्सप्लेनेशन पूरी डेड साइलेंस के ऊपर। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ मिस कर दिया या कुछ गलत बता दिया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं अपने आने वाली किसी वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बात करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जियो जिंदगी।